बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाजरीन, एक तरफ हम लोगों को मार्केट्स के अंदर जो प्रेशर बिल्ड हुआ था फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज की वजह से, वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा किस तरीके से कल स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट किया, फिर डॉलर की कीमत के अंदर कमी आ रही है, वाज़े तौर पर गोल्ड अफेक्ट हो रहा है उससे, लेकिन एट द सेम टाइम एक आम आदमी की जिंदगी उस तरीके से इंपैक्ट नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। वी वुड एक्सपेक्ट कि जब इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाए तो फिर शायद मामलात एक आम आदमी के लिए बेहतर हों, लेकिन ये याद रखिए कि जो छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इससे आपको प्रोजेक्शन, इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन को आप इस तरीके से जज नहीं कर सकते हैं। क्या हमारा फॉरेक्स का मसला हल हो गया? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी की सस्टेनेबिलिटी का मसला हल हो गया? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स सही सिमत में चली गई? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम लोगों की वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो कि एक वाइट एलिफेंट इन द रूम बनी हुई हैं, वो उनका मसला ख़त्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक ब्रीदर ज़रूर आया पाकिस्तानी इकोनॉमी में। अब इस ब्रीदर को इस्तेमाल कैसे करना है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। ना सिर्फ ये, हम इस बारे में भी बात करेंगे कि अवाम तक इसका फ़ायदा पहुँचने की बजाय अशराफिया तक इसका फ़ायदा ज़रूर पहुंचाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि एक आम आदमी को अगर उसकी 2 लाख पर माह जो तनख्वाह है उससे ज़्यादा है, तो फिर उसको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा, जो कि अभी इंक्रीज भी हुआ। नॉट जस्ट दैट, एक आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर इन्फ्लेशन रेट और रेट ऑफ इंक्रीज इन द पे, और मैं सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रही हूँ, प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो तनख्वाहों के बढ़ने के मामलात उस तरीके से हैं भी नहीं जो अनाउंसमेंट हुकूमत की तरफ से की गई। क्या इनका मवाजना किया जा सकता है? क्या ये आपस में भी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं या नहीं? तो वो भी आपको मनफी में नजर आएगा। जहाँ तनख्वाहों की बात कर रहे हैं, आज एक तनख्वाह बढ़ी है, मैं वो जरा आपके सामने रखती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, और बढ़ी कितनी है वो भी आपके सामने रख देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह के अंदर इस टाइम पर 2,04,800 से जायद रुपए का इजाफा हुआ है। तनख्वाह अब 12 लाख हो गई है, 12,30,000 के करीब जा पहुंची है। जज की तनख्वाह के अंदर 1,93,000 के करीब इजाफा हुआ है, और अब तनख्वाह जो है वो 11,61,000 रुपए पर जा पहुंची है। ऑर्डिनेंस 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा, यानी रेट्रोस्पेक्ट के अंदर अभी जुलाई शुरू हो चुका है, 4 जुलाई आज है, 1 जुलाई से इसका निफाज होगा। अगस्त के अंदर जो जजों को तनख्वाहें मिलेंगी वो अच्छी खासी ज्यादा होंगी। और कॉन्ट्रेयर, जरा एक आम आदमी की रोयदाद भी सुन लीजिए। एक साल के अंदर चाय 113% उसकी कीमत के अंदर इजाफा हो चुका है। आटे की कीमत के अंदर 90% इजाफा हो चुका है। चावल की कीमत के अंदर 73% इजाफा हो चुका है। नॉट जस्ट दैट, आलू 65% और गंदम 62% महंगी हो चुकी है। तो जरा अंदाजा कीजिए कि एक आम आदमी, बिलखुसूस वो आदमी जो कि एक मिनिमम वेज पे सर्वाइव कर रहा है, उसका इस महंगाई के साथ किस तरीके से सर्वाइवल है। जो 3 वक्त की रोटी खाते थे अब 2 वक्त की रोटी पर आ गए। ये जो प्रेस ब्रीफिंग को शुरू में मैं मोन्टाज में आपके सामने पेश कर रही थी, ये वो प्रेस ब्रीफिंग है जो ईद के दूसरे दिन थी। ईद वाले दिन यानी उसकी रात को IMF के साथ मामला तय पाया। दूसरे दिन ये लाहौर गवर्नर हाउस के अंदर प्रेस ब्रीफिंग हुई, हम तमाम सहाफ़ी पहुंच गए, लेकिन मामला जो है वो इस बात का इदराक ज़रूर हुकूमत में नज़र आ रहा था कि दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ साथ करप्शन जब तक मामले से, ये इक्वेशन से ख़त्म नहीं होगी, तब तक किसी भी तरीके से हम इकोनॉमी को सही सिमत में जाता हुआ देख नहीं सकते। करप्शन को ख़त्म करने के लिए एक इदारा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के नाम से है, जिसके पर कुतरे गए थे पिछले साल। अब ज़रा मामला उसका फिर से मुख्तलिफ हुआ है। सादिक संजरानी साहब इस टाइम पर कायम मकाम सदर हैं, और उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पे दस्तखत किए। वो ऑर्डिनेंस नैब की जो ताकत है, जो पावर है, उसको इंक्रीज करता है इन कंपैरिजन टू जो कि 2022 के अंदर एक तरमीम लेकर आई गई थी नैब ऑर्डिनेंस के अंदर। और इस ज़मीन के अंदर तमाम के तमाम सेशंस, नेशनल असेंबलीज के सेशंस खत्म कर दिए गए थे ताकि ऑर्डिनेंस को आगे लेकर जाया जा सके। वैसे तो ऑर्डिनेंस से अग्री करना या ना अग्री करना इज अनदर क्वेश्चन, लेकिन हुआ क्या है जी? हुआ कुछ ऐसे है कि नैब की जो तरमीमी एक्ट 2023 है, उसके अंदर चेयरमैन नैब अब तफ्तीश में अदम तावन पर मुल्जिम के वारंट जारी कर सकेंगे। नैब को तहकीकात के दौरान मुल्जिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार हासिल होगा। नैब को तहकीकात के दरमियान सिर्फ इख्तियार नहीं होगा, बल्कि गिरफ्तार मुल्जिम को 14 की बजाय अब 30 दिन के रिमांड तक, जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा।
जो नैब के मुलजिम को अपनी बेगुनाही का जो ओनस था वो डाल दिया गया था इदारे के ऊपर, अब वो उसको खुद जो है साबित करना होगी, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ एक बार फिर एक्यूज्ड के ऊपर चला जाएगा। अब पिछले साल जो चेंजेस लाई गई थी, 90 दिन से रिमांड को कम करके 14 दिन पर ले आए थे, अब 14 दिन से बढ़ के 30 दिन पे हो गया। इसके साथ साथ बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड की बजाय इदारे के ऊपर डाल दिया गया था, अब इदारे से वापस एक्यूज्ड की तरफ डाल दिया गया। सो दिस इज द होल सिचुएशन जो कि आज हमारे सामने है। मेरे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं प्रोग्राम में, इस तमाम सूरत हाल को इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और इन दोनों के इम्तजाज को डिस्कस करने के लिए उनका मैं तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल साहब ने, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सैन साहब, आपने भी ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। हारून शरीफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर, साबिक चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड रह चुके हैं, इकोनॉमी को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो टू। डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब, उनसे भी पॉलिटिकल इकोनॉमी पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन रान साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ ही मैं आऊँगी। नैब के पर कुतरे थे आपने पिछले साल, ये क्या हुआ? आज सारे ब्यूरोक्रेट्स को कमरे से बाहर निकाल के कायम मकाम सदर साहब ने दस्तखत की है। वो चीज़ें जो आप तब्दील की थी, आपने आते एक तब्दीली लेकर आए थे, वो तब्दीली कुछ हद तक बैकफुट पे चली गई। व्हाट हैपेंड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब हमने ये तरामीम की थी 2022 में, तो इसको NRO का नाम दिया गया कि हम अपने आप को NRO दे रहे हैं। और जो उस वक्त की अपोजिशन और आज की जो अपोजिशन PTI है, उसने इसकी बड़ी तनकीद की, बल्कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए कि ये तरामीम जो हैं ये नहीं होनी चाहिए और वापस होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ उनकी बात हमने मान ली। अच्छा। और थोड़े से जो चीज़ें जो उस हद तक नहीं हम वापस लेके गए, लेकिन जिस तरह फिजिकल रिमांड 14 दिन से 90 दिन से 14 दिन पे लेके आप 14 से 30, तो देखें नैब को जिस तर्ज पे जिस तरीके पे इस्तेमाल किया गया था, उस तरीके पे तो हमने बिल्कुल कतई तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसको ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की कि वो जो काले कानून थे उनको जिस हद तक ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं उनको करें। लेकिन मेरे ख़्याल से ये ऐसा महसूस हुआ कि नैब जो है वो नए कवानीन के अंदर उस हद तक जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही। अच्छा, ये तब क्यों फील हुआ राना साहब, जब वो खुर्रम दस्तगीर साहब वाली बात के सारे केसेस खत्म हो गए, उसके बाद ऐसा क्यों महसूस हुआ? जब लगा कि जैसे खान साहब के ऊपर अब केसेस बनने लगे हैं, उसके बाद ऐसा क्यों महसूस हुआ? वो तो कोई ना कोई ऐसा केस होता है जो चल रहा होता है, कोई इख्तिताम पजीर हो रहा होता है, कोई इंक्वायरी, तो ये वो टाइमिंग उस तरीके से मैच नहीं होती। लेकिन जनरली मेरे ख्याल से ये फीलिंग आई होगी, और फिर ये जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने ये ड्राफ्ट को जो है वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए फिर मंजूर कराया। को कमरे से निकालने की क्या जरूरत पड़ी थी? देखिए, ये तो आपको उनसे पूछना होगा कि जिन्होंने निकाला उनको या निकाला या क्यों निकाला, ये मुझे आई एम नॉट अवेयर, मैं तो उधर मौजूद नहीं था, तो मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मेरे ख्याल से एक तो इनकी PTI जो कि बहुत वावेला शोर मचा रही थी कि ये तरामीम नहीं होनी चाहिए थी, तो किसी हद तक उनकी ख्वाहिश पूरी होगी। दूसरा, नैब मेरे ख्याल से एफिशिएंटली, ताकि जो करप्शन के इल्ज़ाम जिन लोगों पे है उनके केसेस को एक बेहतर तरीके से परसू कर सके, तो ये शायद उस तर्ज के ऊपर ये जो है वो ऑर्डिनेंस लाई गई है। और मैं तो समझता हूँ PTI को कम से कम इसको अपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो इसको पहले ही चैलेंज कर रहे थे कि ये चीज़ें क्यों आपने की हैं। तो अगर उनकी कोई वापसी हो गई है तो इनको तो अब खुश होना चाहिए। डॉक्टर साहब खुश हैं? दिल्ली तस्कीन मिली या नहीं? आपको लग रहा है कि अभी ये तूफान से पहले वाली खामोशी होगा, ये हमने NRO दे दिया, ये गलत है? तो जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है पिछले 5 मिनट ना इनके जो लेफ्ट हैंड वाले वो क्या कह सकते हैं, जो फरिश्ते हैं ना, वो बड़ी तेजी से चीजें लिख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि बड़ा जुल्म उठा रहे, बड़ा जुल्म उठा रहे। देखिए, बात इस तरह, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, अगर आपने नैब की ये चेंज करने हैं, आप ज़रूर करें। एंड आई थिंक जो पिछले जितने भी केसेस थे ना, जो उस 2022 के तरामीम के बाद जिनको छूट मिली थी, उनको इसमें दोबारा डालें, लेट देम प्रूव देयर इनोसेंस, और उसके बाद बात चले। अच्छा, कह रहे हैं NRO बरकरार है? नहीं, NRO क्या है? देखिए, नैब के उसने आते साथ ही आपका प्राइम मिनिस्टर, जिसके ऊपर इंडाइटमेंट होने वाली थी, आपके जो उस वक्त के CM थे, उनके ऊपर अगले दिन उनको आप लोगों ने वो बना दिया था। नैब ने
एक ही चीज है, सारी चीजें उस लिहाज से सारी चीजें वो ऑटोनोमस इदारा है, वो अंडर गवर्नमेंट है डॉक्टर साहब। नैब के अंदर भी था, सारी चीजें थी, वो सब चीजें इन लोगों ने वहां से खत्म की हैं। उन लोगों को हटा के फारग करके फिर वाले ले आए, 100 बिस्मिल्लाह ले आए। आप जितनी दफा जो मर्जी कोशिश कर लें, ये 170 जो केसेस बनाए हैं, आपको 370 केसेस बना लें, वो सारे बोगस केसेस हैं। अच्छा। उनमें से हर एक में से जब आप बोगस केसेस करते जाएंगे तो क्या होगा, अदालत उसको रद्दी के टोकरे में फेंकती जाएगी। फिर ये क्या बयानिया देते रहेंगे, बोलते रहेंगे, क्या बोलेंगे कि जी जो ये अदालत है वो इनको रिलीफ दे रही है। आप इस किस्म के बोगस केसेस जब कर रहे हो, जिनके अंदर कुछ मवाद नहीं है, झूठ के ऊपर है सारा कुछ, उस लिहाज से आप फिर आप क्या समझते हो कि क्या होगा? मेरे लिहाज से आप इनको 60 की बजाय 90 कर लो, 90 की बजाय 120 कर लो, 120 की बजाय 30 कर लो। अगर किसी ने चोरी की है उसको सजा मिलनी चाहिए। इस मुल्क के साथ जिसने चोरी की है, इस मुल्क के साथ खान साहब ही क्यों ना, कोई भी हो शख्स, अच्छा, जिसने चोरी की है, मेरा ईमान है खान चोर नहीं है। अच्छा। मेरा ईमान है खान ने एक दहला नहीं है। जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में अपनी सारी जायदाद एक चैरिटी को दे दियो, वो पैसे के पीछे कहां जाएगा? ये सारी बातें ना नहीं, ये बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। एविडेंस की बेस पे चलती है। नहीं, अब एविडेंस जरदारी साहब के केस में एविडेंस गायब हो गया था तो गायब हो गया था। मैं बताता हूं एविडेंस क्या, होगा तो कोई फिर आगे एविडेंस चलेंगे। गायब नहीं हुआ था। आपका क्या मतलब है? ये जो अपने गिलानी साहब हैं, वो क्यों डिस्क्वालीफाई हुए थे 5 साल के लिए कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में? वो क्यों? that was a different case. That was not a different case. That was a स्विस different कोर्ट के अंदर सारे जब पैसे पड़े थे, उन्होंने कहा उनको लेटर मैं लिखो, नैब की लेटर बात नहीं कर लिखा। रही हूं, मैं अदालत की बात नहीं कर रही डॉक्टर साहब। देखिए अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान ये नैब हो गया, ये सारे इदारे हो गए, दे डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, दे आर इस बात पे मैं agree करती हूं। ठीक किए, नहीं, क्योंकि इसका they first hand do not work experience है। independently. PTI के They दौर are में they were controlled. never देखिए, they have been working always like that. independently. देखिए, अब independent आप का है। नैब की अब बात करते हैं ना, independent एक मिनट है ना, नहीं, ये जरा doubtful एक मिनट है नहीं, पहले doubtful था, अभी एक मिनट doubtful है नहीं है। अभी तो हमने राना कुछ साहब, किया ही नहीं। राना नैब साहब ने एक मिनट हट जी, जाए। जी। आप सोचे 1991 में एहतसाब किसने स्टार्ट किया था? आप पूछे 1995-96 में एहतसाब किसने किया था? जो क्या नाम थे उनका, जो अभी कतर में बैठे हुए हैं, उनका नाम, उस लिहाज से उन्होंने जो अपना एहतसाब वो बनाया हुआ था और जिस लिहाज से उन्होंने लोगों को रगड़ा लगाया था, वो क्या था सारा नैब तो बनाई मुशर्रफ ने। एक मिनट है ना, उससे पहले एहतसाब की मैं बात कर रहा हूं ना। एहतसाब ब्यूरो इज द फादर ऑफ नैब, दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। लेकिन नहीं, आप ये वाली बात डॉक्टर साहब आपकी सही है, क्योंकि मैं ये समझता हूं नैब शुड, देखिए मैं ये समझता हूं नैब शुड बी देयर, बट नैब शुड वर्क प्रोफेशनली। अभी ठीक हुआ या नहीं हुआ डॉक्टर साहब? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैंने चोरी नहीं की मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आप इसको 30 के बजाय 60 कर ले, 60 के बजाय 90 कर ले, 90 के बजाय जो मर्जी कर ले, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, अ डाइम ऑफ अ डिफरेंस, प्रोवाइडेड the head of the institution is an honest man, provided the head of the institution, the previous NAB chairman, it doesn't matter, लेकिन it doesn't matter previous था या जो मर्जी था, हर एक ने जिसने गलत किया उसने अपना हिसाब किताब अल्लाह को खुद देना है। लेकिन मेरे लिहाज से ये है कि आप इस किस्म के इदारे को अगर आप लोग इंडिपेंडेंट और सही मानों में चलाते हैं, इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर कोई भी हुकूमत होती है नैब को, या मेनली देखिए नैब जो होती है ना, हुकूमत के अंडर नहीं होती, नैब नॉर्मली एजेंसीज के अंडर। आके स्टेटमेंट्स देना बड़ा आसान काम है, यहाँ आके अच्छी बातें करना बड़ा आसान काम है, लेकिन इनकी जो हुकूमत थी उसमें प्रैक्टिकली तौर पे क्या हुआ, उसके अंदर नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल करके आपने पूरी ऑपोजिशन के ऊपर जाली केसेस बनाए, रगड़ा निकाला, ये इनका हकायक है। हमारे उसमें सिर्फ 2 केसेस, यहाँ आज आप बने, बैठ के ये ऑनेस्टली काम करना चाहिए, शहबाज शरीफ के ऊपर केस बने, ये जो असल में आपकी हुकूमत सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आप एक अदारे को यूज करें एज एन आला टूल, तो वो इनकी हकायक है, वो हकायक है। आप बताइए, एलएनजी का केस बना, सारे के सारे पुराने हैं, सारे के सारे पुराने बनाए, सारे पुराने। ये भी गलत है। हारून साहब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, आप फाइनेंस को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, एंड यू नो कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन हैज बीन वन ऑफ द कोर इश्यूज जिसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली हमें करप्शन खत्म करते हुए कोई भी जमात नजर नहीं है। ये हुकूमत भी नहीं, उससे पिछली हुकूमत भी नहीं, उससे पिछली हुकूमत भी नहीं, उससे पिछली हुकूमत भी नहीं।
ऐसी सिचुएशन में एक अकाउंटेबिलिटी का इदारा जो कि ऑटोनमस इदारा होना चाहिए वो फंक्शन ही ना कर सक रहा हो। जो हुकूमत कहा करती थी कि हम आए, हम इन केसेस को एक्सपेडाइट करेंगे, उसके शहजाद अकबर साहब बाहर चले जाएं और वो भी कुछ ना कर सकें या पता नहीं कुछ करने की नीयत में ना हो, वी डोंट नो अबाउट दैट। ऐसी सूरत हाल में इदारे के साथ कुछ भी कर लें, कोई भी तरमीम ले आए, उससे कुछ अच्छे की तवक्को करनी चाहिए। जी शुक्रिया अनिका। देखिए मैं तो एक स्टूडेंट हूँ जी इकोनॉमिक्स का, खास तौर पे इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स का। मैं इस पे दो कमेंट्स देता हूँ। एक तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को एविडेंस की बेस पे बात करनी चाहिए। नैब की एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि पिछले 10 बरस में आया उस इदारे की इंटरवेंशन से करप्शन कम हुई है या बढ़ी है या वहीं रही है, इंडिपेंडेंट। इसके बाद आप उसके अंदर तब्दीलियां लाएं अकॉर्डिंगली। ये जो तब्दीलियां जब आप लाते हैं आर्बिट्रेरली, कोई भी लाए, तो वो फिर उसको इदारे को मजबूत नहीं करती हैं और लोगों का एतमाद नहीं रहता है। पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि पीपल डू नॉट ट्रस्ट द रूल ऑफ लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड टू इम्प्लीमेंट इट। ओके, मैं तो इन्वेस्टर की बात करता हूं। इन्वेस्टर उस ज्यूरिसडिक्शन में जाता है जहां इदारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, फंक्शनल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, पीपल सेंट्रिक होते हैं। ये 4 क्राइटेरिया है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि हमें बड़ा क्लियरली देखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, कोई भी जो इदारा होगा वो इदारे की परफॉर्मेंस जो है उसको इंडिपेंडेंटली जज करके उसमें एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए। एक तो पहला मैं आपको ये एक प्रोफेशनल नुक्ता दे रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि जो इदारे क्रिटिकल इदारे हैं, देखिए करप्शन जो है इटसेल्फ वो उसके 2 एंगल हैं। एक करप्शन है जो सिर्फ एक पॉलिटिकल लेवल पे या हायर लेवल पे देखी जाती है, लोगों का उस करप्शन से कम वास्ता पड़ता है, जो डे टू डे उनको करप्शन फेस करनी पड़ती है, वो एक टैक्स है उनकी इनकम के ऊपर जो ऑलरेडी स्क्वीज हो रही है। सो हमें यह भी देखना है कि एक नेशनल इदारा उसको हैंडल करेगा या एक्चुअली जो लोगों के डोर स्टेप पे लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, कोर्ट्स हैं, दूसरे हैं, वो तो बेचारे। मैंने अभी एक एमएनए साहब से पूछा जो कि रूरल कंस्टिट्यूएंसी के थे कि आपका वोटर आपसे क्या मांगता है। मेरा ख्याल था कि वो कहेंगे वो हेल्थ मांगता है, एजुकेशन मांगता है, जॉब मांगता है। अच्छा। उन्होंने कहा जी वो हमसे कहता है हरासमेंट ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन से मुझे बचाइए तो वोट ले लीजिए। अरुण साहब, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरासमेंट ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन से मुझे बचाएं, उसके बाद फिर वोट ले लें। बट वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन को आगे चलाते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। बिलखुसूस पाकिस्तानी अवाम के मसाइल को हल करना है तो करप्शन को दूर करना है वाले नारे को लेकर नैब के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू IMF। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बेहतरी की तरफ जा तो रहे हैं, बट ये मांगे तांगे की रकम कब तक चलेगी? डॉक्टर फारूक सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कब तक? अब 23rd IMF प्रोग्राम के अंदर आप चले जाएं, उसके बाद आप इनसे पैसे ले लें और उसके बावजूद भी अगर आप पॉलिसी सही ना बना सके, अपने वो कर्ज के पैसे सिर्फ सड़कों के अंदर उड़ा दें और डैम्स ना बना सकें, इंडस्ट्री को बिल्ड ना कर सकें, आप BISP के ऊपर अरबों रुपए लगाएं लेकिन 1 अरब रुपए से लगने वाली फैक्ट्री ना लगाएं, तो फिर क्या किया जाए? देखिए अनिका, 77 साल की IMF की तारीख जो है वो गवाह है कि उनके पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। IMF के मैंडेट में ये नहीं है कि उसने किसी मुल्क की मईशत को दुरुस्त करना है। ये मैंडेट जो है, ये जिम्मेदारी जो है, ये हमारी अपनी सियासी क़यादत की है। इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं। ये बात वादे कर लें। दूसरी चीज ये है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक चीज कहा करता था, वो ये कहता था कि पागलपन की ये निशानी है
कि आप एक ही तजुर्बे को दोबारा दोहराते रहें और तवक्को इस चीज की रखें कि नतीजा कोई फर्क निकलेगा। आपने देखा कि 23 IMF के प्रोग्राम हम दे चुके हैं। हम 1950 से IMF के मेंबर हैं। 23 प्रोग्रामों के नतीजे में हमारी मईशत का क्या हाल हुआ। अब हम बैठे हैं कि शायद एक 24वां प्रोग्राम होगा, एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट होगा और उसके नतीजे में हमारी मईशत दुरुस्त हो जाएगी। देखिए, ये तवक्को रखना कि जहां 23 प्रोग्राम कामयाब नहीं हुए, ये काम IMF का नहीं है, ये काम हमारी अपनी सियासी क़यादत का है। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो फिर आप सोचिए कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन तो पागलपन की निशानी कहता था। एंड इट्स क्लियरली हैपनिंग इन पाकिस्तान। हारून साहब, अभी सियासतदानों की तरफ तो मैं आती हूँ, लेकिन इस टाइम पर हम एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत $3 बिलियन लेने वाले और हम उसके ऊपर शादियाने बजा रहे हैं कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स की सूरत हाल बेहतर हो रही है। देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान के PKR की डॉलर के कंपैरिजन के अंदर कुछ पोजीशन थोड़ी तगड़ी हुई है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तो है नहीं। एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई नहीं, IT के एक्सपोर्ट्स की तरफ हमारा एज कोई ध्यान नहीं है। हम 1-1, 2-2, 3-3 बिलियन के लिए पैसे मांग रहे हैं और इंडिया $1000 बिलियन की एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। वेयर वी हेडेड? जी देखें, इसके अंदर तो बड़ा क्लियर है कि जो पॉलिटिकल पॉपुलिज्म है वो कंटिन्यूअसली रियल चैलेंजेस को ट्रम्प किए जा रहा है। छोटी सी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है जैसे किसी के कल हमारे हालात जो हैं बदल जाएंगे। हमें कुछ रियलिज्म की तरफ जाना है, कुछ नहीं बहुत ज्यादा जाना है। और दूसरा ये है कि दुनिया की हर चीज जो है उसको कंस्टिट्यूएंसी या सियासत के लेंस से हल नहीं किया जाता। कुछ चीजें मेरिट के ऊपर टेक्निकल तरीके से हैंडल की जाती हैं, कुछ चीजें में आपको मुल्क को सामने रखना पड़ता है और अपने आप को पीछे करना पड़ता है। दुनिया इससे सिग्नल लेती है। अगर हर चीज पॉलिटिकल पॉपुलिज्म में आएगी कि जो पार्टी रूल कर रही है उसका हर काम, चाहे एक कर्ज ले लिया या डिपॉजिट रोल ओवर कर दिया, आप उसको कहें कि आपने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब लोग उसको बिलीव करते हैं। देखिए, इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन तो नहीं कर रहा जिसको समझ है, लेकिन अब लोग भी नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मेरी बार बार मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक टाइम था, हम अभी ओल्ड स्कूल में रह रहे हैं कि कोई आएगा हमें बेल आउट कर देगा, हमारे पास 3, 4, 5 साल और मिल जाएंगे। वी आर टू बिग टू फेल, वी आर टू स्ट्रेटेजिक, वी आर टू जियो स्ट्रेटेजिकली अलाइंड। ओके, ये सारी चीजें 30-35 साल ट्राई कर दी हैं। जो असल चीज थी कि एक इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन कंट्री की बिल्ड करनी थी, उसकी ना हमने सलाहियत बनाई है और ना हम अभी बिलीव कर रहे हैं। एक्चुअली एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड है कि हम इसको बाईपास करके किसी तरह हल कर लेंगे। सही। मेरी अर्ज ये है कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जितने हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ईस्ट एशिया है, इंडोनेशिया, उन सब ने ये काम भी किया है, लेकिन एक कोर इकोनॉमिक मॉडल टेबल पे रखा है लोगों के लिए और उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है। ठीक है। अब मेरी जो राय है, जो मैं देख रहा हूं सियासी सूरत हाल के अंदर, तो ये रिफॉर्म या स्ट्रक्चर में तब्दीली आने से रही, क्योंकि अभी सियासी जो हमारा ढांचा है उसको मैच्योर होते टाइम लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, जी देखते हैं जब ठीक होगा तो देख लेंगे, इतना वक्त तो है नहीं। ठीक हो गया। हमें बड़ा क्लियरली कुछ चीजों को, 1-2 रिफॉर्म्स को प्रायोरिटी करके कॉम्पिटेंट स्पेस को देने की जरूरत है, सियासत से डीलिंक करके, और उनको ट्राई आउट करें, अकाउंटेबल करें कि डिलीवर करें। अगर आपने कर दिया एक चीज पे भी, चाहे पावर सेक्टर हो, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस हो, एसओईज हो, आप देखें सेंटिमेंट पाकिस्तान के मुतल्लिक कैसे बदलना शुरू होता है। ठीक हो गया। अगर हम इस इंतजार में बैठे रहे कि इंशाल्लाह कोई आएगा और बचा लेगा, then I actually प्रिंस चार्मिंग ढूंढ रहे हैं हारून साहब, हम प्रिंस चार्मिंग ढूंढ रहे हैं। वो प्रिंस चार्मिंग जो है दैट्स अ लॉन्ग लॉस्ट कॉज। बट मुझे ब्रेक की तरफ क्विकली जाना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सियासतदानों की तरफ, दोनों इकोनॉमिस्ट का जोर था, दोनों सियासतदान बैठे, लास्ट में।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सारे का सारा जो ओनस है वो आगे सियासतदानों पे गिरा है कि अल्टीमेट पॉलिसी सही करने की पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और पॉलिसी के सस्टेनेबिलिटी एंड साथ ही साथ कंटिन्यूटी के लिए वो सियासतदानों पर आके गिरती है। और फिलहाल आप हुकूमत में, तो सवाल फिर यही उठता है कि पॉलिसी को सीधा रखने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इस हुकूमत ने क्या किया? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हुकूमत ने दिखाई है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, वो शायद ही कभी किसी हुकूमत ने दिखाई हो। सारे वो इकदाम जो कि पूरी हुकूमत का टेन्योर इलेक्शन ईयर का टेन्योर था, हमने फिर भी बिजली की प्राइसिंग को रीबेस किया, LNG की गैस की प्राइसिंग को रीबेस किया, हमने दोनों के सर्कुलर डेट के अंदर जो फ्लोज थे उनको रोका, PDL पूरा वसूल किया। हमने तो सारे वो इकदाम लिए जो पॉपुलिस्ट थे ही नहीं। हमारे पर तो इतराज़ ही ये था कि हम जो है वो IMF की शराइत को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी भी हम PDL जो है वो 5 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़ाया। हम तो जो हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसी ट्रांजिशन होने जा रही है कि अगली हुकूमत आएगी तो उसके लिए IMF के लिए वो इस प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए वो मसले नहीं होंगे जो हमें ट्रांजिशन। अच्छा, आप लोग जा रहे हैं बड़े अनपॉपुलर डिसीजंस लेकर, बट मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम पर अब तो आप तो चले जाएंगे ना, अब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन होंगे, चाहे वो आपकी हो, इनकी हो, किसी की भी हो, क्या पॉलिटिशियंस बैठकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमने आज से 10, 20, 30 इयर्स में किधर होना है, ताकि जो भी पॉलिटिशियंस आए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, दे कुड डिसाइड कि नहीं मुल्क ने इसी सिमत में जाना है। कौन से सियासतदान ये बातें कर रहे थे? शहबाज शरीफ कर रहा था जब ऑपोजिशन में था, इमरान खान हुकूमत में था, तब ये बात हुई। आज हम हुकूमत में, हम फिर भी ये बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी है अगली हुकूमत में, पहले साल SOEs हो, पावर सेक्टर हो। हमने तो अभी दोबारा हम रीबेसिंग करने जा रहे हैं एनर्जी प्राइसिंग को। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पहले अगर होती, और मैं आपको ये भी वसूख से दावे से कहता हूं कि जो प्राइमरी डेफिसिट ऑन एवरेज हुकूमत के पूरे टेन्योर में कम से कम PMLN की हुकूमत में रहे 13-18 के अंदर, उसको कंपेयर कर लें पीपल्स पार्टी के दौर से, उसको कंपेयर कर लें PTI के दौर से, फिस्कल डिसिप्लिन हो, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर एक्सटर्नल फ्रंट पे डिसिप्लिन हो, हमने हमेशा उसको इंश्योर किया है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ गए। लेकिन यहाँ एजेंडे नाफिज किए गए, यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी को नाफिज किया गया और उसने तबाही मचा दी। अभी भी हम समझते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी, हर तकरीर में वजीर आजम कहते हैं, अच्छा बात हर तकरीर में कहते हैं, क्या आप इनके साथ बैठेंगे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे? देखें, ये अपना जो इन्होंने अमल किया है 9 मई का, उसको भुगतें, उसको कंडेम करें। ये तो आज वो, लेकिन इसके साथ साथ आज भी वो कह रहे हैं कि ये काम एजेंसियों ने किया, आज भी वो कह रहे हैं कि ये काम PMLN ने किया, फलाने ने किया। ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे। जो नफरत के बीच, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन्होंने फैलाई पिछले महीनों के अंदर, शायद IMF का मुआहदा उसकी वजह से भी डिले हुआ है। तो ये तो खत लिखते रहे IMF को, लेकिन ये सब कुछ ये क्यों कर रहे थे? जब हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करना चाह रहे थे, इन्होंने तो नहीं कहा हम करेंगे। हम आज भी कहते हैं होना चाहिए, ये जो इन्होंने किया है वो भुगते हैं। डॉक्टर साहब, क्या चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे आज बात करने को तैयार हैं या आज भी IMF को खत लिखेंगे? देखिए, इस तरह है कि जैसे डॉक्टर फरूख साहब ने कहा था कि आइंस्टाइन वाली बात है, आपको एक्चुअली लोगों को वो जो है ना मछली देने से ज़्यादा यू नीड टू टीच देम हाउ टू फिश, दैट इज़ सस्टेनेबल रादर देन गिविंग देम अ फिश। ठीक है, राना साहब ने बहुत बातें की हैं उसमें डिटेल में। आई एम नॉट अ फाइनेंस गाय, लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग कि PTI की गवर्नमेंट से पहले 3 गवर्नमेंट ऐसे गुजरी हैं कि जिनमें मुसलसल 2 दफ़ा आप 6 GDP से ऊपर आपकी ग्रोथ हुई है। एक अयूब खान के दौर में, एक ज़ियाउल हक के दौर में, एक मुशर्रफ के दौर में। उसके एक दफ़ा हुआ था 6.1 लास्ट ईयर था, 5th ईयर लास्ट ईयर था। ठीक है, इसमें 2 दफ़ा हुआ है। 5.1 दफ़ा ये 2021 और 2020 दोनों में इन्होंने 5.7 था और 5.97 था, दोनों में था। इट वॉज जस्ट नेक्स्ट टू दैट थिंग। ठीक है, इतना वो करना चाहिए। अच्छा, अब बात होती है, जैसे हमने पहले हारून साहब ने बात की थी, जब तक आप बेसिक चीज़ नहीं चेंज करेंगे ना, चीज़ क्या है, जैसे आपने रिटेल सेक्टर को टैक्स में उनके जो GDP में उनका वो हिस्सा है वो 20% है, टैक्स में उनका हिस्सा 1% है, आपने उसको लेकर आना है। आपने डेट रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। आपने जो सबसे बड़ी बात है 18th अमेंडमेंट के बाद, अगर जब तक हम लोग रिडंडेंसीज को नहीं एड्रेस करेंगे, आपके पास जो मिनिस्ट्रीज चली गई है प्रोविंसेस में या फेडरल में, क्यों नहीं है? गवर्नमेंट में आप लोग जब थे, व्हाट वाज द हिंड्रेंस? गलत किया,
गलत अगर किया, नहीं किया चले तो मानिए। गलत किया। एक मिनट जस्ट अलाउ मी, जस्ट I need to go to एक मिनट है, एक मिनट है जो ना, आपने इनको बहुत टाइम दिया, ठीक है ना। आपने उसके अलावा बाकी एक और जो चीजें जो इंपॉर्टेंट है, लैंड रिफॉर्म्स करने। पाकिस्तान के लैंड रिफॉर्म्स आज तक इनकंक्लूसिव है, इनकंक्लूसिव है। देखिए मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, सारी चीजें हो रही थी, मैं आपको बता रहा हूं कि पीटीआई के लास्ट सारी की सारी चीजें पॉजिटिव तरफ जा रही थी। आईएमएफ आपको क्या कहता है? अच्छा ये लोग आईएमएफ के बारे में इतना कह रहे हैं और उसके करे हुए थे, पीटीआई ने ये नहीं कहा कभी कि आप आईएमएफ, पीटीआई कहते हैं कि ये आईएमएफ तक जा नहीं सकते, ये उनकी जो वो कह रहे हैं ये वो कर नहीं सकते। रही बात है नहीं कर सकते, वो कर नहीं सकते अभी भी। उनको इन्होंने एक किस्म का ये ट्रांजिट टाइप का वो है, प्रॉपर नहीं है। देखिए आईएमएफ बेसिकली आपको क्या कहता है, अपने खर्चे कम करो और अपने जो इनकम है वो बढ़ाओ, ये बेसिक वो चीज है। उस लिहाज से डॉक्टर फारूक सलीम साहब, योर कमेंट। देखिए अनिका, सवाल बड़ा है। सवाल ये है कि जिस किस्म के माशी चैलेंजेस पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है, सवाल ये उठता है कि क्या हमारा जो एग्जिस्टिंग सियासी ढांचा है, जो हमारा एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेटिक ढांचा है, क्या उसमें काबिलियत है कि उन चैलेंजेस के कोई सोल्यूशन सामने ला सकता है? ये सवाल पूछने का, और इसका जवाब जो है, अगर तारीख से आप जवाब ढूंढते हैं तो तारीख आपको ये बताती है कि जो एग्जिस्टिंग सियासी ढांचा है, जो ब्यूरोक्रेटिक ढांचा है, उसमें काबिलियत नहीं है। उनका एक जो मॉडल रहा है, वो मॉडल ये रहा है कि बोरो एंड स्पेंड। ठीक, आप उधार लेते चले जाएं, उधार लेते चले जाएं, खर्च करते चले जाएं, खर्च करते चले जाएं, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे वो पीएमएलएन की हुकूमत हो, मॉडल यही रहा है कि बोरो एंड स्पेंड। तो अब यहाँ पे आपको सियासत और मईशत को जब तक अलग अलग नहीं करेंगे, सियासतदान अपनी सियासत करते रहें, और जब तक एक डोमेन स्पेशलिस्ट और डोमेन एक्सपर्ट्स जो हैं उनको आप एक एज ए टीम खड़ा नहीं करते और वो मईशत के ऊपर फैसला साजी नहीं करते, तो ये साफ जाहिर है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग सियासी ढांचा है वो इन माशी चैलेंजेस को फेस नहीं कर ठीक हो गया, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात से हारून साहब फिर एक सोल्यूशन निकलता है, टेक्नोक्रेटिक सेटअप संभाले इकोनॉमी, सियासी सेटअप संभाले सियासत। यहाँ मसला ये हो चुका है कि हम पॉलिटिकल इकोनॉमी को डिस्कस कर सकते हैं, प्योर इकोनॉमी अब डिस्कस भी नहीं हो सकती, बिकॉज हमारी इकोनॉमी के अंदर प्योर इकोनॉमी रही नहीं, सारी पॉलिटिकल इकोनॉमी बन गई है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी भी पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में हो सकती है? कहीं भी नहीं होनी चाहिए जी। मैं बड़ा आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन है। आपको टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं चाहिए, आपको टेक्नोक्रेटिक इदारे चाहिए, और इदारे मुल्क में मौजूद हैं जिनको कैप्चर कर लिया गया है। अब मैं आपको बिल्कुल सादा सी मिसाल देता हूं। अगर सियासतदान फैसला करें कि स्टेट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, ओके, उनको सिर्फ इतना फैसला करना है। अब इसको डिलीवर किसने करना है? वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने करना है। आप उसको पास ऑन कर दें, 5 साल के टारगेट दें, लेट देम वर्क। ठीक, हमारा मसला ये है कि आप एक असिस्टेंट मैनेजर से लेके ऊपर तक बंदा लगाना हो तो मेरिट छोड़ के कैबिनेट के अंदर फैसला जाता है। सो वी नीड टू डीरेगुलेट एंड लेट गो। देयर इज टू मच गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन एवरीथिंग। दैट्स नंबर 1। राइट। तो हमें समझना है कि ये हायर लेवल पे आपने पॉलिसी डायरेक्शन देनी है। माइक्रो मैनेज सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का काम। दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है और इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि अगर मुझे मिन्नत खुशामद करके भी एक्सपर्ट्स को बाहर से लाना पड़े ना, तो मुझे इस वक्त उसके मुतल्लिक कोशिश करनी है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस बाहर पे बहुत है। राइट। सो मेरी राय ये है कि एक आध चीज पकड़ें, इदारे को एक को मजबूत करके दिखाएं, काम चलेगा, वरना यही बहस अगले 15-20 साल करते रहेंगे और हम शायद अल्लाह ना करे किसी बड़े इकोनॉमिक शॉक में। एब्सोल्युटली। हारून साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। राना एहसान साहब एंड डॉक्टर हुमायूं, थैंक यू वेरी मच। एक बात तय है कि जिस एक्सपर्ट को भी हम ले आएंगे उसको जरा मजहब से भी दूर रख के सिर्फ उसकी एक्सपर्टीज के काम करने को अलाउ करना होगा। यहाँ ठप्पे लगते रहे हैं जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स नहीं आए अनफॉर्चुनेटली। और भी ये बात भी तय है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब रिक्वायर करती है सारी पॉलिटिकल एलीट को बैठकर ये डिसाइड करने के लिए क्या अपनी पर्सनल गेन्स चाहिए या कंट्री के गेन्स चाहिए। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।